नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर साहब के बारे में। अब ये गवर्नर साहब करते क्या हैं? ये ना मतलब एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसके लिए? भारत के क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। मतलब ये एक तरीके का ब्रिज है, ठीक है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में है। एजेंट नहीं कहा जा सकता इनको कि भाई एजेंट हैं सेंटर के, लेकिन हाँ एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन और ऊपर से ना ये देखा गया है कि ये जो गवर्नर की पोस्ट है ना, ये इस पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। और इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता नहीं कोई पोस्ट है जिस पे इतनी पॉलिटिक्स हुई हो, ठीक है। क्योंकि ये अलग ही अड़ंगा डाल देते हैं किसके अंदर? स्टेट के लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर। जिससे क्या होता है, लेजिस्लेटिव पैरालिसिस टाइप की सिचुएशन भी कई बार बन जाती है। अब देख लेते हैं आगे कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी थी, अभी आगे पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस BN रवि, अभी देखते हैं आगे उसके बारे में कि वो नीचे डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो समझ आ गया गवर्नर साहब क्या करते हैं। अब इनका आर्टिकल देख लेते हैं, 153 से लेकर 167 तक दे रखा है इनको, ठीक है। समझ गए? समझ गए। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि गवर्नर साहब हैं कौन, थोड़ा रूबरू हो जाऊँ उनसे कि ये है कौन। ये भाई संविधान में दे भी रखे हैं, नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये समझ जाओ, ठीक है। आर्टिकल 153 से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 167 तक। क्या करोगे? जहाँ पर भी आर्टिकल आ जाए पढ़ लेना उसको, ठीक है, रीड कर लेना। रटने की ज़रूरत नहीं है, बेयर एक्ट से बस रीड करने के लिए कह रहा हूँ। लगेगा हेक्टिक है, लेकिन हाँ रीड ज़रूर करना है। अब आ जाते हैं आगे, क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क 153 से लेकर 167 सारे आर्टिकल यहाँ नहीं देखेंगे, आप लोगों को देखने जो मेजर हैं वो दिखा रहा हूँ। 153 में क्या बता रखा है कि भाई ऑफिस रहेगा किसका? गवर्नर का, हर स्टेट के अंदर, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा कि एक गवर्नर को अलग अलग स्टेट्स मिल जाएंगे, क्या करने के लिए? कि भाई आप इनको एडमिनिस्टर करो, ठीक है। मतलब एक गवर्नर अलग अलग स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज का भी गवर्नर हो सकता है। आर्टिकल 155 देख लेते हैं। गवर्नर जो है कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। और किसकी एडवाइस भी करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। उनको लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 156 देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो गवर्नर साहब कब तक के लिए रहते हैं, कितने समय के लिए टेन्योर होता है गवर्नर साहब का? कन्वेंशन अगर देखोगे तो 5 साल है, लेकिन कोई टेन्योर नहीं दिया संविधान में कि गवर्नर साहब कितने समय के लिए रहेंगे, कोई भी टेन्योर नहीं है, ठीक है। ये रहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की उस पर, कि मतलब जब तक मज़ा दे रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को तब तक के लिए है, ठीक है। समझ गए? समझ गए। और कौन रिमूव करेगा? जो भाई जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वही रिमूव करेगी। और कैसे करते हैं ये लोग? डिस्क्रिशनरी पावर है मतलब सेंटर के पास कि भाई रिमूव करना है या नहीं करना, और जब भी करना है रिमूव। क्या है आर्टिकल 157 क्या बताता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा कोई डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और आखिरी एज मतलब छोटी एज जो लास्ट एज जो बता रखी है भाई कम से कम 35 साल का आदमी हो, फिर है आदमी और जो भी। आर्टिकल 159 अब क्या इसमें ओथ दे रखी है, उतना खास बात है नहीं। 163 में देख लेते हैं क्या करते हैं जो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, एड करते हैं, एडवाइस करते हैं किसको? स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। लेकिन वहाँ नहीं करते जहाँ पर इनकी डिस्क्रिशनरी पावर हो, ठीक है। वहाँ पर ये खुद चलते हैं। गवर्नर साहब को जो भी काम करना है किसकी एडवाइस पर करेंगे, किसकी एड पर करेंगे? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस और एड पर करेंगे। लेकिन कई जगह ऐसी पावर है इनकी कि डिस्क्रिशनरी है, अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? समझ गए। फिर ये आर्टिकल 200 है कि भाई साइन करने की पावर दे रखी है एसेंट की, कि कौन कौन से साइन मतलब कौन कौन से बिल्स को एसेंट दे सकते हैं, कौन कौन से को रिजर्व कर सकते हैं, बस यही है। फिर 356 में है कि भाई चुगली कर देनी है कि भाई ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, तो एक रिपोर्ट बनाई और कहाँ जाकर प्रेसिडेंट साहब को दे दी कि भाई देखो यहाँ तो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, ये देखो ऐसे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। समझे? समझे। अब एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस BN रवि, अप्रैल 2025 की है। इसके अंदर बस बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो समझ आ जाएगा किस बेसिस क्या बैकग्राउंड है भाई। की डिले हो रहे थे गवर्नर की कि भाई गवर्नर साहब ने एसेंट दिया, ठीक है। और ये जो एसेंट दे रहे थे गवर्नर साहब, इसके कोई टाइम लिमिट नहीं था कि कितने समय में दे रहे थे, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में, कभी 2 दिन के अंदर, कभी। अब ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है ना। क्या हो जाता है क्या बोलते हैं उसे, लेजिस्लेटिव पैरालिसिस जो बोलते हैं वो हो जाता है, ठीक है। कि भाई हमने जिनको चुन के भेजा उसमें लेजिस्लेचर में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में हमने चुन के भेजा ना, लेकिन हाँ वही लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और किस वजह से? किसी ने भाई गवर्नर को चूज़ कर दिया, इस वजह से डिले होने लगा है। तो ये केस था और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, इसी इशू को। इसमें रूलिंग क्या है कि भाई 1 महीने की टाइमलाइन बना दो, किसके लिए? एसेंट के लिए बना दो, कि अगर ग्रांट करना है या विदहोल्ड करना है 1 महीने के अंदर करना है जो करना है।
ऐसा नहीं करोगे कि भाई इंडेफिनिट डिले हो रहा है और कुछ भी कभी भी हो रहा है, ठीक है। और 3 महीने की टाइमलाइन बना दी, किसके लिए? प्रेसिडेंट से अगर रेफरेंस लेना है, अगर किसी चीज़ को इनको रिजर्व करना है बिल को प्रेसिडेंट के लिए और उनको आगे डिसीजन लेना है उनको, प्रेसिडेंट साहब को भी, ठीक है, वो सारा कितने महीने के अंदर होना चाहिए? 3 महीने के अंदर होना चाहिए। और 1 महीने की टाइमलाइन बना दी वापस से, किसके लिए? रिकन्सिडरेशन ऑफ बिल के लिए। मतलब स्टेट ने कोई बिल भेजा इनके पास, इन्होंने बोला कि नहीं भाई ठीक नहीं है, तुम वापस चेक करो। अब वापस अगर इनके पास आया, स्टेट ने बोला ठीक है हम चेक कर लेते हैं, स्टेट ने फिर से बिल को पास कर दिया, अब इनके पास 1 महीना है क्या करने के लिए? एसेंट देने के लिए, ठीक है, समझ गए। इसके अंदर प्रेसिडेंट का भी रोल है कि पहली बारी जो है कोर्ट ने मैंडेट किया कि प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करेंगे बिल्स रेवेट बाय गवर्नर किसके कितने के समय के अंदर? 3 महीने के अंदर, ठीक है, जो कि ऊपर बता ही दिया है कि भाई 3 महीना ही है, जो करना है कर लो इसके बीच में। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये काम कैसे आएगा? ये रूलिंग रीइंफोर्स करेगी क्या? गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को। मतलब जो थीम है, गवर्नर साहब बनाए किस लिए गए थे? डिले करने के लिए नहीं भाई, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छे से वर्क करे, एफिशिएंटली वर्क करे, है ना, तो उसके लिए है। और क्या पता चलता है इससे कि भाई जो ये एजेंट नहीं है सेंटर के, और क्या है, रीजनेबल टाइम फ्रेम में काम करें अपने, है ना, डिले वगैरह ना करें। और क्या सिग्निफिकेंस है कि भाई डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है, समझ गए, समझ गए। कि क्योंकि कई बार ऐसा देख ही रहे थे, आप बताया भी है मैंने एग्जांपल में, कि इंडेफिनिट डिले करे जा रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो यही सब खेल है। अब है टाइमलाइंस एम टू प्रिवेंट लेजिस्लेटिव डेडलॉक इंश्योरिंग दैट द डेमोक्रेटिक विल ऑफ इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट अंडरमाइंड। वही जो मैंने पहले बताया अभी कि भाई हमने चुन के भेजा किसी बंदे को कि यहाँ से जाओ तुम लॉ बनाना हमारे लिए, अब वहाँ जाके बंदा काम ही नहीं कर पा रहा है। अब काम नहीं कर पा रहा तो कैसे चलेगा यार। अब यहाँ पर देख लो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये तो ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है, पढ़ लेना लेकिन एक बारी, लिखा है तो। लिखा क्या? मैं नहीं लिखा भाई। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर देख लेते हैं, तो इनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 155, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, ठीक है। किसके बेसिस पे करेंगे? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पे करेंगे। कौन लीड करेगा? प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे इसको। और जो प्रोसेस है क्या दिख रहा है तुम्हें? कोई स्टेट का बंदा इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ। किसी स्टेट के हेड से, मतलब चीफ मिनिस्टर, इन सब लोगों से ली गई एडवाइस? नहीं ली गई। तो क्या बना देता है इसको? सेंट्रलाइज्ड बना देता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि भाई आप स्टेट के साथ कंसल्ट करो, तो ये और ज़्यादा इन लोगों को लेवरेज दे देता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, पूछना तो है नहीं, वैसे भी लिखा नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, खुद ही से चुन के इन्हें यहाँ पर बैठा देंगे। अब इस वजह से क्या होता है ना, कुछ इश्यूज अराइज हो जाते हैं, जो कि सेंट्रल डोमिनेंस आ गया, इसमें सेंट्रलाइजेशन हो गया ना, ठीक है भाई, सेंटर ही सब चीज़ करे जा रही है। मतलब एक तरीके से बायसनेस आ जाती है सेंटर की कि भाई हम ये बंदा भेजते हैं, ये हमारे लिए काम कर देगा, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन इतना ज़्यादा तो भाई हुआ ही नहीं है, मतलब जितना मिसयूज़ इस पोस्ट का हुआ है ना, इतनी कोई पोस्ट तक नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, कि भाई रिटायर हो गए पॉलिटिशियन, उनको बना दो, ब्यूरोक्रेट से थोड़ा वो ले लिया फेवर वगैरह, उनको बना दो, इंडिविजुअल की अगर अच्छी टाइज हैं रूलिंग पार्टी के साथ तो उनको बना दो। ऊपर से सबसे बड़ी बात इसके अंदर ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्रेसिडेंट साहब के लिए है ट्रांसपेरेंसी, इनके लिए नहीं है ट्रांसपेरेंसी। क्यों? क्योंकि इम्पीचमेंट वगैरह तो कुछ हो ही नहीं रहा ना इनका, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करोगे? ना ही क्राइटेरिया सिलेक्शन का, ना ही रिमूवल का, ऊपर से एक्यूजिशन रखते रहते हैं फेवरेटिज्म के, तो अब कैसे करोगे सारी चीज़ें। फिर है नो स्टेट कंसल्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट हैव नो से इन द अपॉइंटमेंट, ठीक है, विच कैन क्रिएट फ्रिक्शन स्पेशली व्हेन द स्टेट एंड सेंटर आर गवर्न बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। भाई अब स्टेट का कंसल्टेशन नहीं है, अगले ने सेंटर ने बैठा दिया अपने बंदे को यहाँ पर, अब इनके बीच में टसल शुरू हो जाएगी। अब सॉल्यूशन क्या है? अब कमेटी बेस्ड रिकमेंडेशन देख लेते हैं, जो जो कमिटीज़ आई है उसके बेसिस पे। गवर्नर से रिलेटेड अगर दिमाग में कभी पूछे, कभी भी आए, तो भाई प्रीलिम्स में मेंस में तो बता देखना, कुछ कमिटीज़ हैं फेडरलिज्म इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्या है, सरकारी कमीशन है, पंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन है, कमेटी है, ठीक है। यही 3 है मेजर जिनसे आंसर बनते हैं और जो प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सरकारिया ने कुछ रिकमेंडेशन 1988 में आई थी, इन्होंने कहा कि भाई जो गवर्नर है वो एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, और कहाँ से होने चाहिए? आउट ऑफ स्टेट होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? लोकल पॉलिटिक्स से उनका डिटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। सजेस्टेड दैट अपॉइंटीज शुड नॉट बी एक्टिव इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी, एडवोकेटेड फॉर कंसल्टेशन विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर टू रिस्पेक्ट फेडरल प्रिंसिपल, ठीक है। पंछी कमीशन 2010 का है, इसने क्या किया कि भाई जो सरकारिया ने बोला है वो सही बात बोली है, और क्या कर दो, लेकिन एक और चीज़ ऐड कर दो कि भाई ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस कर दो, ठीक है, समझ गए। और क्या है, प्रपोज कर दिया एक
कि भाई एक टेन्योर तो रखो जिससे कि स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। और जो आर्बिट्रेरी रिमूवल होते हैं उन सब चीज़ों को हटा दो, कि ऐसे नहीं कभी भी आके रिमूवल कर दे रहे हो। कुछ क्राइटेरिया रखो यार इन सब चीज़ों के लिए, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। और क्या करोगे, सेलेक्ट करना है अगर तो उसको, अगर ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो एक पैनल बना दो जिसमें कौन कौन हो। पहले तो जिस स्टेट से के लिए ये आ रहे हैं जिस स्टेट के लिए चुनना है, समझो बिहार के लिए चुनना है, तो वहाँ के सीएम को ले लो एक, ठीक है। बाकी पीएम और होम मिनिस्टर को ले लो, ये सब मिलके, मतलब ये एक तरीके का एग्जाम्पल है कि भाई इस तरीके से आप लोग चुन सकते हो, ठीक है। फिर राजमन्नार कमेटी है, उन्होंने कहा कि भाई गवर्नर का रोल जो है एक एजेंट की तरह रह गया है, ठीक है। एजेंट मतलब वो एजेंट विरोध नहीं भाई, ना फिर ये एजेंट जो समझते हो दलाली जो करते हैं वो एजेंट नहीं, मतलब सेंटर के एजेंट बन के रह गए हैं। ये इस रोल को इनके क्रिटिसाइज़ कर दिया है, कहा कि भाई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जो है ज़्यादा होना चाहिए, किसमें, अपॉइंटमेंट में। क्यों, जिससे कि यार फेडरल बैलेंस बना रहेगा ना भाई। स्टेट के लिए तुम्हारे लिए लड़की चुन रहे हैं, ठीक है, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, कि भाई कौन आएगी किससे आएगी, हमसे तो पूछ लो भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हो, है ना। फिर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं गवर्नर के ऑफिस की। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, क्या है, आर्टिकल 157 में लिखा हुआ है कि भाई 35 साल का बंदा होना चाहिए, और बंदा या बंदी जो भी हो, ठीक है, और भारतीय होना चाहिए। और कौन सा भारतीय, नेचुरलाइज्ड या बॉन्ड या कौन सा वाला, कोई सा भी यार, कोई सा भी चलेगा, भारतीय होना चाहिए, ठीक है। और कोई एक्सप्लिसिट क्वालिफिकेशन नहीं है इनकी। अब क्या है, इशू में देख लेते हैं कि ये कितना मिनिमम क्राइटेरिया है यार, मतलब बहुत सारी जनता आ जाएगी ये वाला क्राइटेरिया लेकर, तो ठीक है। ऊपर से क्या होता है, ये क्राइटेरिया आ गया, आसान क्राइटेरिया है, बहुत ज़्यादा कोई भी फुलफ़िल कर देगा। अब कल को मैं 35 साल का हो जाऊँगा तो मैं भी फुलफ़िल कर दिया, जितने 35 साल के बंदे हैं जो भी हैं, ये बंदे हैं जो भी हैं, हर बंदे निकल जाता है, ठीक है, वो सब आ गए इसके अंदर। इससे क्या होता है कि भाई ना एजुकेशन देख रहे हो, ना एक्सपीरियंस देख रहे हो, ना उसने इम्पार्शियलिटी देख रहे हो, तुम बस उठा ले रहे हो, और इसी वजह से फेवरेटिज्म हो जाता है। और क्या है, नो वार ऑन पॉलिटिशियन, अरे पॉलिटिशियन को रोको ना, ये अब रिटायरमेंट अपना प्लान बना लिया है इसको। ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहता ही है कहीं ना कहीं। फिर सरकारी कमीशन की फिर से देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई गवर्नर जो है वो एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, जिनका रिसेंटली, अभी कुछ समय से, रिसेंट कितना रिसेंट पता नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, प्रेफरेबली, प्रेफर किसको किया जाना चाहिए, आउटसाइड ऑफ द स्टेट, मतलब इसी स्टेट का बंदा इसी स्टेट में, मतलब बिहार का बंदा बिहार में गवर्नर ना बने, ये चाहते थे वो, ठीक है, जिससे बायसनेस रिड्यूस हो जाती है। पंछी कमीशन क्या है, अभी ये कहते हैं नीड फॉर एमिनेंट नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटीज, ठीक है, ऐसी ये कन्वेंशन कुछ है, देख लेना। रिमूवल ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1, ठीक है, कि गवर्नर होल्ड करते हैं कब तक के लिए, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट साहब को मज़ा देते रहें, मेन बात ये है, ठीक है। तब उनको क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा अगर नहीं दे पाए मज़ा, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, उनको रिमूव कर सकते हैं, है ना। यार ठीक है यार, आप चलिए, आपका हो गया, आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्लेजर नहीं दे पा रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को। फिर है इश्यूज़ क्या है कि वह आर्बिट्री रिमूवल है, ठीक है भाई, देखते ही आए हैं, पॉलिटिसाइजेशन है, इंस्टेबिलिटी है, वही घिसी-पिटी चीज़ें सारी। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कमेटी रिकमेंडेशन लिख देंगे, जो ऊपर पड़ा है वही सारा यार, एक ही चीज़ रिपीट होती रहेगी गवर्नर से। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अलग अलग बार बार पढ़ता है आदमी तो याद हो जाता है, मैं तो बार बार पढ़ के ही बनाया हूँ ना, तो मुझे तो याद है। यह सुप्रीम कोर्ट बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस है। मैंने कहा कि रिमूवल जो होगा गवर्नर का वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या है, किस बेसिस पे हो, अरे कुछ रीज़न हो यार, रीजनिंग तो दो पीछे की, ऐसे थोड़ी क्या है तूने बोल दिया कि भाई चलो ठीक है। फिर पंची कमीशन देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि फॉर्मल इम्पार्शियल प्रोसेस रखो रिमूवल का, ठीक है, किसकी तरह, अरे प्रेसिडेंट साहब की तरह। प्रेसिडेंट साहब की तरह पावर है इसके पास, मतलब इनके पास, लेकिन भाई ये इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है, इनके पास ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कुछ है, रह नहीं गई। फिर आ जाता है राजमन्नार कमेटी। इन्होंने कहा कि भाई कि सिर्फ सेंटर ना हो, कि वह सिर्फ सेंटर अकेले बैठा है इन सब चीज़ों पे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, समझ गए। फेडरल बैलेंस बनाओ यार थोड़ा, ये कहना चाह रहे थे राजमन्नार। फिर डिस्क्रिशनरी पावर पे देख लेते हैं गवर्नर साहब की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आर्टिकल 163, गवर्नर एक्ट करते हैं, एक्ट मतलब एक्टिंग करते हैं, मतलब काम करते हैं, किसके, जैसे आप अपने माँ बाप की सुनते हो, जैसे ये भी सुनते हैं, तो माँ बाप की नहीं सुनते, बस ये सुनते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है, समझ गए। अब जैसे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं,
कि जहाँ पर इनको नहीं सुननी उन लोगों की, अपनी मर्ज़ी से भी जैसे अपनी बीवी चुन सकते हैं, वैसे ही ऐसे कुछ चीज़ें हैं ये भी चुन सकते हैं। जैसे अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर, कब, ऐसा नहीं किसी को भी चुन देंगे, तब चुन सकते हैं जब हंग असेंबली हो, मतलब मेजॉरिटी नहीं पता चल रहा किसके पास है, ठीक है। फिर रिज़र्व करना अगर बिल को किसके लिए, प्रेसिडेंट साहब के असेंट के लिए, तो वो भी इनका डिस्क्रिशन है। प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करना है, वो भी इनका डिस्क्रिशन है। और बाकी कुछ डिस्क्रिशन पावर तो है ये छोटी मोटी जो बोनी सी है। इशू क्या क्या है भाई कि वेग स्कोप है, बता ही नहीं रहे ना, क्लियरली डिफाइन होगा तब तो भाई सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज तो रहती हैं इनके खिलाफ, और फिर डिले करते हैं बिल असेंट में, लेकिन ऊपर वाला जो जजमेंट अपन ने देखा तो उससे तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई। और हाँ, हंग असेंबलीज़ में बहुत मिसयूज़ होता है, और कई बार तो वो जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला चीज़ें होती हैं वो होती हैं, उसके साथ हंग असेंबली लगा देते हैं, लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं। और प्रेसिडेंट रूल तो बहुत ही बार लग चुका है, बहुत ही बार है इनके बेसिस पे, इनकी वजह से। फिर है कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है कि कमिटी रिकमेंडेशन एंड जुडिशल इंटरवेंशन, सरकारी कमीशन है, पंची कमीशन है, सेकंड ARC है, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ठीक है। कि सरकारी क्या बोलती है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है, हाँ यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के अंदर यूज़ करो। और जुडिशल रिव्यू लगा दो जिससे कि मिसयूज़ और जो है डिस्क्रिशनरी पावर का वो सारा रुक पाए, ठीक है। फिर क्या है, पंची कमीशन का देख लेते हैं, ठीक है। कि लिमिट कर दो डिस्क्रिशनरी पावर, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सिचुएशन हो तभी हो, और ऊपर से बाय रीज़न एंड गुड फेथ में हो। और कुछ टाइमलाइन, यही सब टाइमलाइन वगैरह यही आता रहता है यार, बार बार टाइमलाइन, ये कर दो। ये 3 केस लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग याद मत करना, एक आधा देख लेना, एक ऊपर वाला देख लेना, ठीक है, और एक SR बोम्बई देख लेना, बस। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ऐसा कोई पागलपन नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिटेनिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, मतलब कि गवर्नर जो है इंश्योर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट किसके बीच में काम करे, 4 गवर्नर्स किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 गवर्नर्स के बीच में काम करे। यार तुम खुद कर रहे हो, है ना, वो भी तो देखने वाली बात है, वो तो करो। स्टेबिलिटी इन क्राइसिस, जैसे हंग असेंबली होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें काम आ जाते हैं गवर्नर की, भाई एक आदमी होना चाहिए जो हंग असेंबली के समय भी कुछ डिसीजंस ले सके, है ना। और कुछ अगर काम नहीं चल रहा है तो भाई आ जाए कि बोले कि भाई प्रेसिडेंट साहब ये लगा दो। फेडरल लिंक कैसे बनेगा, सही बात है, ब्रिज तो रहता ही है कहीं ना कहीं। अब 2 किनारों के बीच में एक ब्रिज बनाए, वो है गवर्नर साहब, और क्या अपहोल्ड करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर अपहोल्ड करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं इनके अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है, ऊपर से देखते जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सेंट्रल का हुआ ऐसा है, लेजिस्लेटिव डेडलॉक है, यही सब। अब कुछ क्या की चीज़ें हैं अपन के पास अब, ठीक है। रिफॉर्म रिकमेंडेशन है, देख लेते हैं भाई रिफॉर्म की रिकमेंडेशन, इफ पूरा ओवरऑल का कि भाई फिक्स टेन्योर कर दो, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, क्लियर एलिजिबिलिटी, हाँ होना चाहिए, मतलब कि एक स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें रहे, लिमिटेड डिस्क्रिप्शन और लिखा है यार साहब, ये पढ़ के बता दे रहा हूँ, लेकिन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कर दो। स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट नहीं, स्टेट वाला स्टेट, मतलब बिहार झारखंड ये वाला स्टेट। बार बार बिहार का एग्जाम्पल पता नहीं क्यों आता रहता है, ठीक है। एबॉलिशन डिबेट कि कुछ लोग मतलब आर्ग्यू करते हैं ना कि भाई ऑफिस को ही एबॉलिश कर दो, और ये सारी चीज़ें हैं यार, बस और क्या ही बताऊँ इसके अंदर, ठीक है, समझ गए। चलो गवर्नर तुम लोग का तैयार हो गया बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से कर देना। अब क्या करोगे, जाओगे घर पर ही लेटे होगे, खैर, और लेट के क्यों देखते हो यार, अरे देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस याद होना चाहिए, लेट के हो, बैठ के हो, खड़े हो के हो, एक टांग पे हो, सर के बल हो जाए, जो मर्जी हो, लेट के हो जैसे मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के लिए बैठ जाना, लेट के मत लिखना, ठीक है। राइटिंग गंदी आती है, जो कि कई बार हम लोग के चेहरे से भी ज़्यादा गंदी हो जाती है, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, मॉक पेपर उठाओगे, इस कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश करना, ठीक है, समझ गए। चलो बाय।